नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी स्टडी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे साथ अपनी तैयारी को नई शुरुआत दे सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक चित्र जो एक बुक का पृष्ठ है, ये एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक है, सामाजिक विज्ञान की। आज से हम एनसीईआरटी की शुरुआत करने वाले हैं और आप इस एनसीईआरटी के साथ हम कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की सभी एनसीईआरटी को पूरा करेंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे दृष्टि आईएएस की बुक्स और अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक, उनको भी, और जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इस एनसीईआरटी की सीरीज़ में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ यूट्यूब चैनल जो कि है यूपीएससी स्टडी, इस पे आप हमारे साथ तैयारी को निरंतर जारी रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी तैयारी बीच बीच में छूट जाती है, नहीं कर पाते पूरी, तो आप इस श्रृंखला के साथ, इस सीरीज़ में हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख सकते हैं। चलिए, मैं अपनी आगे आपको जैसे कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी है, तो हम इस एनसीईआरटी से अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो अध्याय है वो एक अध्याय है कक्षा 6 की एनसीईआरटी में। जो पहला अध्याय है वो विविधता। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, विविधता की समझ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कुछ चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों के द्वारा आपको समझाया जा रहा है कि विविधता होती क्या है। चलिए, आइए हम शुरुआत करते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे ना केवल अलग दिखते हैं बल्कि ये अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए, कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। इसमें आपको उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है कि विविधता होती क्या है। विविधता की समझ को समझिए। कैसे अलग अलग धर्म के लोगों का रहन सहन अलग अलग होता है, खान पान अलग होता है, उनके त्योहार मनाने का तरीका अलग होता है, उनकी भाषा अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो भिन्नताएं हैं उसी को हम विविधता कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग चित्र बने हुए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। उन्होंने समझाया है कि जिस प्रकार इन बच्चों ने इन चित्रों को डिजाइन किया है, वैसा आप भी एक चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य तीनों चित्र जैसा ही है? क्या जो इसमें चित्र बना हुआ है, जो आपने चित्र बनाया है, तो क्या आपका चित्र इन्हीं के समान है? नहीं है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप रंग और खान पान आदि में भी भिन्नता है। इसमें समझाया गया है कि जिस प्रकार इन बच्चों के चित्र समान नहीं हैं, वैसे हम लोगों के बीच में जो मनुष्य रहते हैं उनमें भी भिन्नता होती है। तो उस भिन्नताओं को ही हम विविधता कहते हैं। जैसे हमारे रूप रंग में, हमारे खान पान में जो भिन्नता होती है, उसको हम विविधता के रूप में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में
से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं? क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। चलिए हम ये कहानी पढ़ते हैं और इसके बारे में आपको भिन्नता के बारे में समझाते हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इसमें एक लड़का बना हुआ है और ये अखबार बेच रहा है, तो उसके बारे में बताया गया है। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार पढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? उसने कहा, कभी नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है। फिर बात बढ़ाते हुए तभी से मैंने काम शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हैं ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था और उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों से बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई।
अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था और ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ है। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए एक स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते, लोग किस जाति में पैदा होते थे, उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, जैसे कि आपने ऊपर देखा, यहाँ समीर 1 और समीर 2 को विस्तृत करके बताया गया है। उसमें समीर 1 और समीर 2 में कुछ अंतर बताए गए हैं। जैसे समीर 1 हिंदू था, वहीं समीर 2 मुसलमान था। दोनों में दोस्ती हुई। दोनों के खान पान, पहनावा और दोनों के धर्म अलग अलग थे। दोनों की बोलने की भाषा भी अलग थी। ये भिन्नताएं क्या हैं? इस प्रकार की भिन्नताओं को विविधता कहते हैं। यही हमारे देश में है, जो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, भिन्न तरीके से रहते हैं, उनमें जो भिन्नता प्रदर्शित की गई है, वही भिन्नता विविधता कहलाती है। यही विविधता का स्वरूप है। जबकि इसमें समीर 2 और समीर 1 में कुछ अंतर भी बताया गया है। जैसे कि समीर 1 अखबार बेचता था और समीर 2, जैसे कि इसमें बताया गया है कि समीर 2 एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था और समीर 1 जो था वो अखबार बेचता था। तो अखबार बेचने वाला समीर जो था वो गरीब था और जो समीर 2 था वो अमीर था। तो इसमें गरीबी और अमीरी का भी अंतर बताया गया है। ये अंतर क्या है? ये असमानता का स्वरूप है, ना कि विविधता का। इसलिए क्योंकि गरीबी और अमीरी को जो समाज में मौजूद असमानता है उसको दर्शाया गया है। इसी प्रकार जाति व्यवस्था में भी असमानता होती है। समाज के अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस व्यवस्था को जातीय व्यवस्था कहते हैं। इस बंटवारे का आधार भी किस तरह होता है? काम के उसमें जिस जाति में लोग पैदा होते हैं उसे हम बदल नहीं सकते। इसी प्रकार उसमें जो जातीय व्यवस्था है वो भी असमानता का एक स्वरूप है। जैसा कि हम देखते हैं कि जातीय व्यवस्था का भी एक उदाहरण इसमें प्रदर्शित किया गया है। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार की होती है और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता। इससे गैर बराबरी पैदा हुई और आप इस बारे में अगले पाठों में भी पढ़ेंगी। इसमें ये बताया गया है कि अगर आप कुम्हार की जाति में पैदा होती हैं तो आपकी जो जाति होगी वो कुम्हार की होगी और कुम्हार से जुड़ा व्यवसाय ही आप कर सकती हैं, उसे बदल नहीं सकती आप, और उसी में आप जो रहेंगी आपकी जाति कुम्हार ही रहेगी। इसमें ये दर्शाया गया है।
विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। इसमें एक क्वेश्चन के रूप में समझाया गया है कि विविधता कैसे हमारे जीवन को समृद्ध करती है। चलिए हम पढ़ते हैं इसमें। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृतांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए और स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियों को आपने सुनी और पढ़ी हो, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, या समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो। उदाहरण के लिए ले लेते हैं हिरन और कौआ, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। तो ऐसी जगह रहकर भी कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। इसमें जैसे कि क्वेश्चन के द्वारा समझाया गया है। आगे चलते हैं। भारत में विविधता। भारत में विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं और अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि भारत अपना विविधता का देश है। यहाँ अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक भाषाएं बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मुस्लिम समाज है जो वो उर्दू भाषा बोलता है, हिंदू हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं। इसी प्रकार हम लोगों का खाना खाने का तरीका भी अलग होता है। जो हिंदू होते हैं वो शाकाहारी भोजन करते हैं और जो मुस्लिम होते हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते हैं। जैसे कि अलग अलग त्योहार मनाते हैं हम। हिंदू दीपावली और रक्षाबंधन मनाते हैं, मुस्लिम्स जो होते हैं वो ईद मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन भी करते हैं। जैसे हिंदू जो होते हैं वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं और मुस्लिम जो होते हैं वो मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं। तो इसी प्रकार इसमें समझाया गया है कि विविधता जो हम लोगों में भिन्नताएं होती हैं उनको दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थीं। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे और अपने पेट भर खाना तक नहीं मिलता था उनको, तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई संस्कृति, जैसे उनकी संस्कृति, पुरानी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता रहता था।
और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए जैसे समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क होता है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होता है, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि गांव और शहर में बहुत ही अंतर होता है। जैसे गांव में जो लोग रहते हैं वो अपनी सब्जियां अपने आसपास के जो खेत खलिहान होते हैं उनमें उगा लेते हैं, जबकि शहर में जो लोग रहते हैं वो सब्जियों के लिए बाज़ार पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें ये भिन्नता बताई गई है कि किस प्रकार गांव और शहरों में लोगों का रहन सहन अलग होता है, उनकी खान पान की आदतों में भी फ़र्क होता है और उनके रहन सहन भौतिक जो वातावरण होता है उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे देखते हैं हम कि आइए भारत के दो भाग जैसे लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि विविधता ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। जैसे कि आगे देखते हैं आप चित्र में देख रहे हैं जो इसमें पहला चित्र दिखाया गया है लद्दाख है वो ये ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बहुत बहुत पहाड़ बने हुए हैं और ये रेगिस्तानी इलाका है। तो लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके से पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। चलिए ये पॉइंट आप नोट करते जाइएगा कि जैसे लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। इसमें ये बताया गया है कि मतलब जो लद्दाख है वो व्यापार के लिए अच्छा रास्ता माना गया है और यहाँ कई घाटियाँ भी थी जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले वहाँ तक पहुँचते थे। जैसे जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका था और यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती थी और ये इलाका जो था वो हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते थे। पीने की पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते थे। जैसा कि इसमें लद्दाख के बारे में बताया गया है कि यहाँ खेती संभव नहीं थी, यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती थी और यहाँ काफ़ी लंबे समय तक ये एरिया किसी बर्फ़ से ढका हुआ रहता था। यहाँ पेड़ भी नहीं उगते थे और यहाँ पे जो पानी पीने के लिए गर्मी के दिनों में पानी के लिए लोग यहाँ बहुत परेशान होते थे। यहाँ जो बर्फ़ पिघलती थी उसी पर लोग निर्भर रहते थे। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते थे जिसमें पश्मीना ऊन मिलता था। यहाँ के लोग क्या करते थे, एक बकरी पालते थे, ख़ास किस्म की बकरी पालते थे जिसमें क्या निकलता था, पश्मीना। ये नोट कर लेना आप, पश्मीना ऊन मिलता था। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते थे और मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। आपने देखा ही होगा कि कश्मीर में जो ठंडा प्रदेश है यहाँ पे शॉल बहुत ही कीमती मिलती है और बहुत अच्छी शॉल मिलती है यहाँ पे। तो जो पश्मीना शॉल है वो कहाँ से जाता था, वो लद्दाख के लोग इसे ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते थे और फिर वहाँ पे शॉल का निर्माण होता था। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं और
परिवार के पास कुछ गाय, बकरी या याक भी होती थी। रेगिस्तान होने का मतलब नहीं कि यहाँ व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख में व्यापार बहुत होता था। यहाँ घाटियाँ भी थीं। मध्य एशिया के द्वारा इस इलाके में काफ़िले पहुँचते थे। और आज जो इलाका है उसे हम क्या कहते हैं, तिब्बत कहते हैं। और जैसे कि इसमें बताया गया है कि पहले यहाँ पर 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। ठीक है, इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में लोग मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का भी बहुत ही प्रसिद्ध समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, इसको भी आप नोट कर लें। तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। इसको आप नोट कर लें कि इसमें ये बताया गया है कि ये जो है तिब्बत का ग्रंथ था केसर सागा, ये काफ़ी प्रचलित है अपने क्षेत्र में। ठीक है, लद्दाख में प्रसिद्ध है ये। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। इसको आप नोट कर लें कि तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में भी काफ़ी प्रचलित है और उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। और यहाँ पे चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस चित्र में बताया गया है कि पश्मीना शॉल बुनती हुई औरतें। आप ये भी पॉइंट नोट कर लेना कि यहाँ पे एक लद्दाख में जो एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं लोग यहाँ, और जिससे पश्मीना ऊन निकलता है। पश्मीना ऊन जो निकलता है वो बड़ी महंगी होती है और लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते थे। ठीक है, और ये जैसे कि पॉइंट 1 डाल लें आप और इसको लिख लें, और इसमें आप पॉइंट 2 डाल लें और 2 करके इसमें लिख लें कि तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में भी काफ़ी प्रचलित है और इसके स्थानीय रूप को मुसलमान बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। जैसा कि इसमें केरल के बारे में बताया गया है कि केरल में जो पहले लोग आए थे वो कौन थे, अरबी और यहूदी व्यापारी कौन आए थे, केरल आए थे। और इन्होंने ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस जो थे वो 2000 साल पहले यहाँ आए और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किनको जाता है, संत थॉमस जी को जाता है। इन्होंने अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। जब इब्न बतूता आया था करीब 700 साल पहले, तो अपनी यात्रा वृतांत में उसने मुसलमानों के जीवन का विवरण दिया था। उसमें उसने यह दर्शाया था कि यहाँ पे जो कि केरल में मुसलमानों की बहुत मतलब यहाँ पे बड़ी इज्जत थी, क्योंकि जब वास्को डी गामा आया था जहाज़ से यहाँ पहुँचा था, तो पुर्तगालियों ने मतलब जो यहाँ पे राजा थे केरल के, उन्होंने उसका स्वागत किया था। उसके बारे में इन्होंने बताया था। और वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इसमें यहूदी, यहाँ केरल में लोग विभिन्न विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें से यहूदी हैं, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए हैं। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी बला कहते हैं। ये आप पॉइंट नोट कर लें इसमें कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि ये पूरा पॉइंट आप इसमें नोट कर लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको बनाए रखें। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको पूरा नोट कर लें। ये यहाँ तक ये सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का बताया गया है। तो चीन भी केरल आए और इन्होंने क्या, मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीन जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीना बला कहते हैं। और तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ पर लोग मछली, चावल और सब्जी खाते हैं।